राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति। और थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इनके बारे में। तो देख लो, संघ की कार्यपालिका जो कि भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 है भाई इसमें। और सरकार के जो अंग है वो 3 हैं। देखो, व्यवस्थापिका, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, ये 3 अंग है। जिसमें देखो अगर न्यायपालिका की बात करते हैं तो इसमें ये आते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर व्यवस्थापिका, विधायिका की बात करते हैं तो इधर संसद और विधानमंडल आता है, जो कि राज्य में विधानमंडल और संघ में संसद। और कार्यपालिका में इधर बात करते हैं, संसद में देख लो कौन कौन आते हैं, जो कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति साहब आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और संघ की मंत्रिपरिषद आती है और भारत का महान्यायवादी आता है। और इधर अगर बात करते हैं यानी कि राज्य में होते हैं विधानमंडल। तो इस विधानमंडल में जो कि राज्य की कार्यपालिका में जो आते हैं राज्यपाल आते हैं, इधर राष्ट्रपति साहब है तो इधर राज्यपाल है, इधर पीएम है तो इधर मुख्यमंत्री है, और राज्य के मंत्रिपरिषद है, इधर संघ की मंत्रिपरिषद है, और इधर राज्य के महाधिवक्ता है तो इधर भारत के महान्यायवादी है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा आपने देख लिया जिनकी कार्यपालिका, न्यायपालिका दी हुई है। तो देखो अगर संघ में दी हुई है तो संघ में देख लो आपको क्या पढ़ना है, जो संसद में देख लो ये व्यवस्थापिका, विधायिका, जो संसद यानी कि ये संघ में है तो इधर इनमें जो पढ़ने होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे पढ़ने होते हैं। जिनके देख लेना टॉपिक में कार्यपालिका दी हुई है उनको। अगर राज्य में दी हुई है तो राज्य में देख लो विधानमंडल आते हैं और यहाँ पर ये राज्य में ये पढ़ने हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और राज्य के मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर कार्यपालिका दी हुई है तो उसमें राज्य में दी हुई है तो ये सारे पढ़ने हैं, संघ में ये वाले सारे पढ़ने हैं, संसद में, और न्यायपालिका दी हुई है तो उसमें ये पढ़ने हैं। तो अब अपने बात करते हैं कि सबसे पहले अपने देखते हैं कि संविधान में जो भाग बनाएंगे। देखो ये भाग बनाएंगे, भाग जो फर्स्ट है इसमें संघ और राज्य क्षेत्र ये दिया हुआ, और जो भाग सेकंड है देखो, वैसे भाग जो सेकंड है नागरिकता, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है नागरिकता वाला भाग सेकंड। फिर भी मैंने बताया था जब आपको मूल अधिकार वगैरह नीति निर्देशक तत्व मूल करते हुए करवाए थे तो भी इसके बारे में थोड़ा बताया था, अपने चर्चा की थी। फिर देखो भाग 3 ये सारे मैंने करवा रखे। आपको अगर कुछ नहीं मिलती है ना क्लास से, या तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लिया करो, अगर वहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सारी क्लासें मिल जाती है जैसे जैसे मैं कराती हूँ। तो भाग 3 में मूल अधिकार, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4A में मूल कर्तव्य, और भाग 5 में संघ। देखो इसमें संघ में जो आती है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और आर्टिकल की बात करें कार्यपालिका में 52 से 78, और विधायिका में 79 से 123, और न्यायपालिका में 124 से 147। तो अब अपने बात करते हैं राष्ट्रपति साहब, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति से। देखो राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, ठीक है। और भारत का ये प्रथम नागरिक होता है, अभी पहला नागरिक होता है, और राज्य का प्रमुख होता है। और यहाँ से ऐसा सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2014 में कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। देखो ये यहाँ से ऐसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है क्या, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो ये ध्यान रखना। ये निर्वाचित बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पर ही कई बार गच्ची खा जाते हैं। संविधान, और ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे लो 52 राष्ट्रपति, बस रट्टी लो, राष्ट्रपति 52 रख लो नाम ही। तो आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इतनी चीज़ें ध्यान रखना। अब अपने आर्टिकल पढ़ते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा स्पेस पे करवा देती हूँ, वैसे मैंने ये करवाया हुआ है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवा करके एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर राज्यपाल नहीं करवाऊंगी, राष्ट्रपति के सारे एक बार देख रहे हैं। देखो 52 आर्टिकल 52 में पूछते हैं तो राष्ट्रपति का पद, ठीक है ना। 53 में संघ कार्यपालिका शक्ति, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 54 के बाद में 55 देखना, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इनका वो दोनों का अंतर करके समझाया था ना, तो भी यहाँ 56 है तो इधर 156 एक वीडियो बनाई थी उसके लिए यहाँ लिख रखे हैं। तो 55 में देखें तो यहाँ देखो 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखो 54 में तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो है कैसी प्रक्रिया है। और 56 में है पदावधि, और 56 के बाद में 57 आता है निर्वाचन के लिए, यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, और 58 में योग्यताएं, और 59 में शर्तें, और 60 में शपथ। तो अब एक बार एक जगह देखे थे सारे में, इसलिए देखे थे, क्या पता एक बार पहले एक जगह देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में। अब देखो 52 से पढ़ते हैं। 52 मैंने बताया 52 राष्ट्रपति चेक लेना, और ये इंपॉर्टेंट है, 52 से पूछा जाता है कि अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में क्या है,
53 में ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं यानी कि खुद या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके द्वारा करेगा, या तो खुद स्वयं के द्वारा या फिर जो अपने अधीनस्थ अधिकारी है उनके द्वारा करेगा, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये 53 में कही गई है। देखो अगर यहाँ पर सीधा आता है आर्टिकल 53 सीधा आता है तो ठीक है, ये लाइन आ जाती है। अगर 53(1) पूछ लिया जाता है तो 53(1) कर लेना। अगर 53(2) दे दिया जाता है तो 53(2) में क्या लिखोगे, यानी कि 53(2) में संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समादेश है वो राष्ट्रपति में निहित होगा। ये लाइन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखो अब बात ये लिख, देखो अगर सीधा आता है कि अनुच्छेद 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 या सीधा ही, देखो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ एग्जाम में तो ऐसे पूछ लिया जाता है 1-2, नहीं तो सीधा ही आता है अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर 1 दे करके पूछ लेते तो भी ये लाइन आ जाती है। 2 में पूछ लेते 53(2) दे करके तो संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 54 में क्या, राष्ट्रपति का यहाँ पर निर्वाचन। देखो 55 में तो निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं या तो अलग पेज पे कुछ लिख देती हूँ बातें कि अगर आपको इसमें डीपली पढ़ना है कि जो अनुच्छेद 54 है इसमें भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य है उनको शामिल किया जाता है। तो देखो इसमें क्या भारत जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों को शामिल किया जाता है, और जो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है ना उनको शामिल किया जाता है, निर्वाचित वालों को। इस प्रकार देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा इनके निर्वाचित सदस्य आ गए, लोकसभा और राज्यसभा के कौन से निर्वाचित सदस्य आ गए, और तथा जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक है वो भी भाग लेंगे। ये चीज़ मैं अलग पेज पे लिख देती हूँ। अगर पूछ ले कि इसमें भाग कौन नहीं लेंगे निर्वाचन में, तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान नहीं लेते हैं वो होते हैं लोकसभा के मनोनीत सदस्य। देखो निर्वाचित वाले मैंने बताया कि निर्वाचित वाले भाग लेते हैं, निर्वाचन हो रहा है निर्वाचित वाले भाग लेंगे, मनोनीत वाले भाग नहीं लेंगे। कौन नहीं, लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना वो भाग नहीं लेंगे, और राज्यसभा के मनोनीत वाले भाग नहीं लेंगे, निर्वाचित वाले भाग लेंगे। और एक राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य को उनको भी शामिल नहीं किया जाता है, विधानसभा के मनोनीत जो विधानसभा वाले मनोनीत उनको भी शामिल नहीं किया जाता है, और राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी शामिल नहीं किया जाता है। ये चीज़ें मैं थोड़ी सी एक साइड में खाली पेज पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो ये देखो ठीक है। अब देख लो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों तो सदन भाग लेंगे, ठीक है ना, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है ना उनको शामिल किया जाता है, निर्वाचित सदस्यों को। और देखो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा इनके निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। अब देखो जो शामिल नहीं किए जाते उनको एक चीज़ और देख लो, और किनको शामिल किए जाएंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित विधायक भाग है उनको शामिल किए जाते हैं। और जो शामिल नहीं किए जाते हैं वो देखो मनोनीत वाले शामिल नहीं किए जाते, लोकसभा के मनोनीत सदस्य ना भी कौन शामिल करे जावे, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य बना भी कौन शामिल करे जावे, और राज्य विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य है उनको भी शामिल ना किया जाता भाई, ठीक है। और राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी शामिल, ये वाले को शामिल नहीं किया जाता, ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अगर ऐसे कथन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो निर्वाचित वालों को लोकसभा, राज्यसभा वालों को, केंद्र शासित और प्रदेशों के विधानसभा को निर्वाचित विधायकों को ये भाग लेते हैं, और ये वाले मनोनीत वाले और एक राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और एक चीज बता दूं कि जो 17वां संविधान संशोधन है 1992 उसके द्वारा देखें ना तो राष्ट्रीय जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जो पुडुचेरी है ना उसका जो संघ जो शासित राज्य है उसके विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है ना उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया था, वो भी 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो अब देख ली ये चीज़, देखो 52वां राष्ट्रपति लेना, 52वां राष्ट्रपति 52 में, 53 में क्या है भाई संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर 53(1) 53(2) पूछा जाता है तो देख लो, वैसे 53 से सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है छोटे मोटे एग्जाम में। तो अगर पूछ ले राष्ट्रपति का निर्वाचन तो 54 में, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में। अब ये प्रक्रिया क्या है, कैसे है, तो 55 में 55 पैसे प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति की 55 में। तो इसमें ये सारी चीज रट लो
कि जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है ना, वो एक तो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और गुप्त तो सभी को पता है, अभी चुनाव होता है वो गुप्त ही होता है, तो गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी 2023 में पूछ लिया गया, और ये काफ़ी बार बनता है क्वेश्चन। या तो इसको रट लो या फिर समझ लो। समझो तो देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है क्या। वैसे देखो, जैसे अपने सीधे तो यहाँ जैसे वोट डाल करके आते हैं ना, तब ऐसा होता है कि मतलब मान लो दो बंदे खड़े हैं ना, दो बंदे वोट लड़ रहे हैं, एक मान लो रामू और एक श्यामू। तो अगर अपने उन दोनों को वोट डालते हैं तो रद्द हो जाता है ना, अपने दोनों को तो नहीं डाला जाता, एक को ही डाला जाता है, ऐसा होता है। जो ये राष्ट्रपति वाला होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें निर्वाचन की अगर बात करें कि इसमें जितने भी लोग खड़े होते हैं, इलेक्शन में जितने भी खड़े होते हैं, उन सबको अपने वोट डाल सकते हैं, परंतु ऐसा होता है जो अपने को सबसे ज़्यादा पसंद होता है ना, उसको अपने एक नंबर पे ले लेते हैं। भाई ये अपने को सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको एक नंबर पे ले लेते हैं, थोड़ा कम होता है उसको सेकंड, उसको थोड़ा बिल्कुल भी नहीं होता वो थर्ड नंबर पे, ऐसे ले लेते हैं राष्ट्रपति वाले में। ये होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो अपने को सबसे बेस्ट लगता है वो एक नंबर पे चुन सकते हैं। फिर अब एकल संक्रमणीय मत, ये क्या है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। गुप्त मतदान तो पता ही है, भी गुप्त मतदान होता है, ठीक है ना। तो एकल संक्रमणीय मत ये होता है कि जब देखो यहाँ पर जैसे मतलब ऐसे रखा, अभी 3 बंदे हैं, तीनों को फर्स्ट नंबर पे चुना, जिस बंदे को हाँ अपने को सबसे बेस्ट लगा, एक सेकंड नंबर पे रख लिया, सेकंड वाले को दे दिया, थर्ड वाले को, थर्ड वाला तो वैसे कट गया। तो जो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना है ना, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे लाया है, जितने ज़्यादा लोगों ने चुने वो मतलब रखा जाता है, बाकी रद्द हो जाते, बाकी वाले वो नहीं होते हैं मान्य, जिन लोगों को ज़्यादा पसंद किया। तो वो होता है एकल संक्रमणीय मत, और गुप्त तो सभी को पता है। तो ये सारी आप या तो इसको समझ लो अच्छे से या फिर इनको रट लो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। जो देखो जिनका रिवाइज हो रहा है उनको तो ये पता है, जो पहली बार ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल भी राष्ट्रपति नहीं पढ़ा, उनको थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है। जिन्होंने काफ़ी बार पढ़ रहा है वो शायद बोर भी हो रहे होंगे मेरे समझाने से। और यहाँ पर कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, ये देखो कैसे पूछे गए हैं। ये 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट कि प्रथम लोकसभा कब गठित हुई। प्रथम जो लोकसभा वो कब गठित हुई, 17 अप्रैल 1952 को होती है प्रथम लोकसभा गठित। और राज्यसभा विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक और गैर सदस्य द्वारा की जाती है। ये 2010-2014 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। और संसद से तात्पर्य क्या, संसद से तात्पर्य यही है, मैंने पहले भी बताया था, संघ में संसद होती है, संसद में देखो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तीनों आते हैं। जब मैंने संसद करवाया था अच्छे से समझाया था। संसद से तात्पर्य यही है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब आर्टिकल 56 देखो, 52वां राष्ट्रपति, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, और फिर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में प्रक्रिया निर्वाचन की, और फिर देखो 56 में क्लास में ही याद करेंगे अपने, शायद हो जाए। आगे देखो 56 में है पदावधि या कार्यकाल। तो देखो यहाँ पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन डीपली भी, 56(1) दे करके 56(1) है, 56(1) है, और सीधा क्वेश्चन आता है छोटे मोटे एग्जाम में, यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 56 में क्या है, 56 में पदावधि या कार्यकाल। अगर ऐसे पूछ ले 56(1) में पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि, यानी कि जिस दिन पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर के जब तक 5 साल पूरे नहीं होते तब तक की अवधि, ये 56(1) में। और 56(1) में क्या है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देंगे भी राष्ट्रपति। तो 56(1) में ये है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। 56(1) में क्या है, ख में ये है कि अनुच्छेद जो 61 पढ़ा होगा, पढ़ेंगे अपने, ये 56(1) में कही गई है कि अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा संविधान अतिक्रमण करने पर, यानी कि कोई कदाचार करता है, कोई गलत काम, तो अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया व महाभियोग द्वारा संविधान अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 56 में इस महाभियोग चलाकर हटाया जा सकेगा। ये 56(1) में बात की गई, 56 में कही गई है अभी जो अनुच्छेद 61 वाली है। तो अब मोटी मोटी ध्यान रखो, तो ये भी थोड़ा देख लेना, ये देखना अनुच्छेद 56 में पदावधि व कार्यकाल। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 56(1) में क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आगे देखो 56(ग) में क्या है, राष्ट्रपति पद की अवधि समाप्त होने पर
भी पद धारण कर सकता है। अगर राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त हो गई तो भी वो पद धारण कर सकता है, धारण करता रहेगा जब तक उसकी उत्तराधिकारी नहीं आता। अगर उनका पद अवधि समाप्त हो गई है, मतलब उसकी अवधि, तो वो तब तक करता रहेगा जब तक उसका नया कोई उत्तराधिकारी नया आ गया, कोई आगे वाला और ना आगे उत्तराधिकारी जब तक नहीं आता तब तक वो पद धारण करता रहता है। वैसे 5 वर्ष दे रखा है इनकी। तो देखो नोट, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को दिए गए त्यागपत्र की सूचना। जब राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देते हैं ना, तब उसकी सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। भाई राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को क्या दे रहे हैं, त्यागपत्र, तो उसकी सूचना है ना उपराष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। किसको? तुरंत ही इस लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना। आगे देखो आर्टिकल 57। तो 57 में क्या है? 57 में देखो पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57 में कि एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है और संविधान में कोई इसकी सीमा तय नहीं है भाई। तो ये 57 में यानी कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी कि पुनर्निर्वाचन वापस भी कर सकता है, जो कि एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं और संविधान में इसकी कोई सीमा तय नहीं भी कितनी बार ही बनेगा। तो ये है आर्टिकल 57 में। अब देखो अनुच्छेद 58 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी अहर्ता, इनकी योग्यताएं क्या है, वो है 58 में कि देखो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये सभी को पता है, या नॉर्मल बातें हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भी किसका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सदस्य रखता हो। और ये भी सभी को पता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 58(2) में भी दे रखा है ऐसे। और जो लाभ का पद निर्धारण किया जाता है ना, वो संसद द्वारा किया जाता है। अब देखो 58 में एक तो ध्यान रखना इनकी योग्यता, इसमें अहर्ताएं क्या क्या, ये देखो सारी चीज़ें नॉर्मल सी बातें हैं। फिर देखो अब इसकी बात करते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भाई क्या चीज़ होनी चाहिए। देखो निर्वाचन के लिए किसी मतदान को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में से देखो 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए। क्या? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये क्या है? अब समझ में आ रहा होगा। प्रस्तावना देना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अनुमोदक कितने होने चाहिए और प्रस्तावक कितने होने चाहिए। तो ये देखो 50 प्रस्तावक। मान लो अब ऐसे सोचो कि कोई बंदा राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो देखो उसके लिए ना 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 50 अनुमोदक होने चाहिए। अलग अलग 100 व्यक्ति, 50 प्रस्तावक और 50 100 व्यक्ति, मतलब दोनों 100 व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। कि पहले ये 50 वाले व्यक्ति यानी कि साइन कर दे, कि ये बोल दे कि हम ना भाई इस बंदे को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो ये 50 प्रस्तावक वो होते हैं, 50 लोग वो होते हैं कि जो ये बोल दे कि हमने साइन कर दिए, वो साइन कर देंगे और कि इस बंदे को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो ये बोलेंगे कि इस 50 से तो पार ही नहीं पड़ेगी, 50 और लाओ आप, कि 50 अनुमोदक यानी कि जो समर्थक है 50 और लेकर के आओ। तब होते हैं देखो 50 ये प्रस्तावक होते हैं और 50 ये अनुमोदक। अलग अलग व्यक्ति होंगे, ये नहीं कि ये वाले इसमें घुसा दिए। 50 अलग होने चाहिए ये प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए किसी मतदान को 50 तो प्रस्तावक 50 अनुमोदक द्वारा प्रस्तावना देना आवश्यक है। और एक चीज़ और, 15,000 रुपये की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है। तो सबसे पहले इनको बनने से पहले 15,000 रुपये वहाँ पर जमा करवाने पड़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में। और आगे देखो, यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। भाई वो उम्मीदवार है, उनको अगर कुल वैध मत है उनका अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं हुआ तो उनकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना 1/6 वाला। तो इसमें सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। 58 की बात करें, आर्टिकल 58 में जो कि इसमें योग्यता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए देख लो। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, कोई लाभ के पद पर ना हो और दिवालिया धूलिया घोषित करे, तो आपको पता ही है सब कुछ। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 15,000 रुपये जमा भी करवाए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में। अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है ना। आगे देखो आर्टिकल 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं भाई। 59 में शर्तें हैं, यानी कि शर्तें क्या है, राष्ट्रपति बनने के बाद वह व्यक्ति संसद के किसी सदन, संसद का कोई सदन या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। एक तो शर्त ये है भी संसद का किसी सदन को सदस्य को नहीं हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा, और राज्य के विधानमंडल का सदस्य भी को नहीं होगा। ठीक है ना। ये चीज़ शर्तें हैं। और देखो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। लाभ
पद पर धारण नहीं करेगा। और उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकारियों का हकदार होगा भाई। यानी कि जो संसद है ना, समय समय पर जो निश्चित की जाती है, जो संसद के द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाते हैं, तो वो उपलब्धि और भत्तों के विशेष अधिकारों का हकदार होगा। आगे देखो, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का जो वेतन, भत्ते और जो पेंशन है, संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, ये भी ध्यान रखना। तो देखो 2018 के अनुसार जो संशोधन अधिनियम 2018 8 है, 8 के अनुसार देखें तो 1,50,000 रुपये थी, ठीक है ना। और वर्तमान में कितनी है भाई, वर्तमान में है 5 लाख रुपए। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के ध्यान रखना वेतन, और 2008 के अनुसार 1.5 लाख थी, 1,50,000 रुपये, और वर्तमान में 5 लाख। और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति के। और 59(4) में क्या है, देखो ये लाइन भी ध्यान रखना, कई बार डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है कथन से, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है 3-4 कथन दे करके कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कि जो 59(4) है इसमें कहा गया कि वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती किसी भी हाल में। यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको जो प्राप्त होती है ना, होने वाली जो उपलब्धियां और भत्ते हैं, उनमें कटौती नहीं की जा सकती। तो ये ध्यान रखना, जो कि 59 में राष्ट्रपति की शर्तें हैं। देख लो कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं, और ये चीज़ें भी आप ध्यान रख लेना। अब देखो अनुच्छेद 60 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 60 में शपथ प्रतिज्ञान, शपथ यानी कि शपथ में क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, देखो अपनी पूरी योग्यताओं से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ये ऐसे शपथ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कैसे शपथ लेते हैं 2020 में, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना किस प्रकार शपथ में क्या बोलते हैं, क्या लेते हैं। तो अपनी पूरी योग्यताओं से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ठीक है ना, ये शपथ है। आगे देखो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में, देखो भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, ये भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, इसके या फिर इनकी, ये नहीं है, इनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो ज्येष्ठ न्यायाधीश है उसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं भाई। या तो राष्ट्रपति ये है अगर मुख्य न्यायाधीश, तो इनके पक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेंगे मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है तो किनके शपथ, ये आ जाता है ऐसे कि ये नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में किनके समक्ष ये शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसमें ऑप्शन आता है उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश, ठीक है ना, ये बड़ा सही है। अब मोटा मोटा एक बार देख ले, अब 61 भी देखेंगे आगे। तो एक बार ये देख लो कि अपने 52 में पढ़े था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। 53 में था संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 पैसे प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया थी। और 56 में पदावधि कार्यकाल था। और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 57 में क्या, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, 58 में योग्यता अर्हताएं क्वालिफिकेशन जो, और 59 में है शर्तें, और 60 में है शपथ। आगे देखो अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूछा जाता है क्वेश्चन। ये देखो सेकंड ग्रेड में भी 2015 में पूछा गया, पीटीआई में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। और देखो यहाँ से इसमें ये भी क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जा सकता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति में, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई। ये भी 2022 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61, और ये जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान पर अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया से उसको हटाया जा सकता है। कोई कदाचार अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, तो उसको महाभियोग के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देखो विशेष बातें क्या है इनसे, तो देखो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये पूछा जा सकता है कथनों में। ये 3-4 कथन दे करके कौन सा गलत है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक है भाई प्रक्रिया, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, दोनों सदनों से। तो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, और संसद के किसी भी सदन में, कोई भी सदन हो उसमें 1/4 का कितना हो गया, 25% सदस्यों के साइन होने जरूरी है, हस्ताक्षर। तो संसद के किसी भी सदन में 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के इन सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाकर महाभियोग प्रारंभ हो सकता है, यानी कि इनके साइन करके हस्ताक्षर होने चाहिए, फिर ये प्रस्ताव लाकर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। आगे देखो आगे वाली बात, तो एक तो महाभियोग अर्ध न्यायिक है, दूसरी बात ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, और फिर कोई भी सदन चाहे लोकसभा और राज्यसभा, इनके 1/4 यानी कि 1/4 यानी 25% सदस्यों के साइन होना चाहिए। भाई साइन कर दे वे बंदा
तो फिर ये महाभियोग प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर संसद के दोनों सदनों में, संसद के जो दोनों सदन है इनमें 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए। फिर देखो इतने तो इनके साइन होने चाहिए 25% सदस्यों के, और 2/3 बहुमत है, इतना अगर हो जाता है इससे राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। 2/3 होना जरूरी है, इससे राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है, इतना बहुमत होना जरूरी है। फिर महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले, जब महाभियोग चलाया जा रहा है उससे 14 दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी जरूरी है कि भी हम ऐसा कर रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं, तो महाभियोग चला रहे हैं, तो महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति साहब को 14 दिन पहले ही सूचना देनी अनिवार्य है। नोट, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया है भाई। शक्तियों का विभाजन, ये भी थोड़ी सी बात देख लेना कि शक्तियों का जो विभाजन है वो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है भाई, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब तक तो भी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाभियोग नहीं चलाया गया, और ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 61 वाला तो रट ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया 61 में, और ये कहाँ से ली गई प्रक्रिया, अमेरिका से ली गई है। और कोई अतिक्रमण या कदाचार करता है तो उनको इसके विरुद्ध ये महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है भाई उनको। फिर ये देखो क्या बातें हैं इनकी विशेष बातें, महाभियोग अर्धन्यायिक है और किसी भी दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, और किसी दोनों सदनों में से 1/4 यानी कि 25% साइन कर दे बे तो फिर वह मतलब स्टार्ट हो जाए, प्रारंभ हो जाए महाभियोग, और फिर दोनों सदनों में 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। 14 दिन पहले हमारे सूचना देनी जरूरी है कि भी महाभियोग ले आने लग रहे हैं। आगे देख लो और क्या चीज़ें हैं। अनुच्छेद 62 में थोड़ा देख लो कि राष्ट्रपति के पद में जो इस रिक्ति को भरने में जो निर्वाचन करने का जो समय और जो आकस्मिक रिक्ति है उसको भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की देखो पदावधि है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने से पूर्व कर लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद से रिक्त होने से पहले कर लिया जाएगा, और राष्ट्रपति की अगर मृत्यु, पद त्याग या हटाया जाने पर उनको 6 माह के अंतर्गत पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। या राष्ट्रपति की कोई मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देते हैं, हटा देते हैं, तो उनके यानी कि 6 माह के अंतर्गत 6 माह के अंदर ही भाई निर्वाचन कराना जरूरी है, निर्वाचन किया जाएगा। और वह रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति पर पद ग्रहण करने की तारीख, जिस दिन व्यक्ति ने पद ग्रहण किया उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए वो व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन पूछा गया 2010 में। आगे देखो कुछ चीज़ें, ये देखो कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति है वो नियुक्त किन किन की करते हैं, नियुक्त अधिकारी देख लो किन किन की नियुक्ति की जाती है, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो राष्ट्रपति साहब कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, संघ के जो पीएम और मंत्री है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की राष्ट्रपति साहब करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की भी करते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी भी करते हैं, और भारत के महान्यायवादी की भी करते हैं, और भारत के जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक उनकी भी करते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी, और राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग और अध्यक्ष और सदस्य उनकी भी करते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की, इन सब की ये राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है ना। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो बच जाता है वो आगे वाली वीडियो में करेंगे, और एक मैं सभी जैसे राष्ट्रपति उनकी अलग से ट्रिक से वीडियो लेकर के आऊँगी ताकि आपको याद भी रह जाए।